गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 11 बायोटेक्नोलॉजी का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि पुनर्योगज डीएनए के सफलता के क्या कारण हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि पुनर्योगज डीएनए क्या है या पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है। बच्चों, जब दो सोर्स से अलग अलग डीएनए खंडों को लेकर और उन डीएनए खंडों को जोड़कर एक नया डीएनए का खंड बनाते हैं तो उसे ही पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। बच्चों, इस पुनर्योगज डीएनए को हम लोग क्लोनिंग डीएनए, इस पुनर्योगज डीएनए को हम लोग क्लोनिंग डीएनए व जीन संबंधन या जीन संबंधन भी कहते हैं। बच्चों, हमने देख लिया था कि पुनर्योगज डीएनए क्या है। तो पुनर्योगज डीएनए में दो भिन्न भिन्न हम डीएनए को खंडों को लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो आपका ह्यूमन सेल था, ह्यूमन सेल से मैंने एक डीएनए के खंड को लिया था और एक बैक्टीरिया से मैंने एक खंड लिया था। बैक्टीरिया से मैंने डीएनए का खंड लिया और एक ह्यूमन सेल से डीएनए को खंड लिया। अब इस दोनों को लाइगेज एंजाइम की सहायता से हम इसको जोड़ देते हैं और हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से जोड़ देते हैं। तो यह बच्चों जो प्राप्त होता है, ठीक है, यह प्राप्त होता है पुनर्योगज डीएनए। इसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसका अध्ययन बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में कर लिया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे बच्चों, आप जाके वहां देख लीजिए। तो बच्चों, पुनर्योगज डीएनए क्या है? पुनर्योगज डीएनए दो भिन्न भिन्न स्रोतों से, देखिए एक ह्यूमन सेल है, एक बैक्टीरिया है, दो भिन्न भिन्न सोर्स है। इन सोर्सों से इस ह्यूमन सेल से मैंने एक डीएनए का खंड प्राप्त कर लिया, इससे एक डीएनए का खंड प्राप्त कर लिया और जब इन डीएनए खंडों को जोड़ देते हैं और इससे जो डीएनए का खंड बनता है उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और बच्चों, हमने देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कहते हैं? इनको क्लोनिंग डीएनए या जीन संबंधन भी कहते हैं। बच्चों, क्या करते हैं फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम एक अदर बैक्टीरिया में क्या करते हैं, अलग औषधि में इसको हम प्रवेश कराते हैं। जब हम इसमें इसको प्रवेश कराते हैं इस तरह से बच्चों, जब इसमें प्रवेश कराते हैं तो इसमें अनेक कापियां इसकी बन जाती हैं। इसकी अनेक कापियां यहाँ पर इस तरह से अनेक कापियां इसकी बन जाती हैं, इस तरह से अनेक कापियां बन जाती हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। अनेक कापियां हम इसका बना लेते हैं बड़े क्रम में जब हम इसकी वृद्धि करते हैं तो अनेक इस तरह से आपका यह जो आपका जीन आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, इसकी हम अनेक कापियां बना लेते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग डीएनए या जीन संबंधन डीएनए भी कहा जाता है पुनर्योगज डीएनए को। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पुनर्योगज डीएनए है इनकी सफलता का क्या कारण है। तो पुनर्योगज डीएनए के बच्चों सफलता के 3 कारण हैं और इन 3 कारणों को हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पुनर्योगज डीएनए के सफलता के क्या कारण हैं। पुनर्योगज डीएनए के सफलता के बच्चों 3 कारण हैं और पहला कारण
है आपका जो पहला कारक जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डीएनए का विकृतीकरण, डीएनए का विकृतीकरण व पुनः स्वाभाविकरण। डीएनए, ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो पुनर्योगज डीएनए है इसकी सफलता का पहला कारण दिया जाता है कि डीएनए का विकृतीकरण व पुनः स्वाभाविकरण। बच्चों ये क्या है, डीएनए का विकृतीकरण क्या है? बच्चों जब हम डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस पर या तापमान पर जब हम गर्म करते हैं तो जो डीएनए की द्विकुंडलित जो आपके जो संरचना है, जो डबल हेलिक्स संरचना है, जो एक दूसरे से नाइट्रोजन बांड से बंधे हुए हैं, ये क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं, यह नाइट्रोजनी बांड टूट जाते हैं और इसी क्रिया को हम लोग बच्चों बोलते हैं डीएनए का विकृतीकरण। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, डीएनए का विकृतीकरण क्या है? अर्थात जब हम किसी डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इनके नाइट्रोजनी बांड टूट जाते हैं, अर्थात ये जो दोनों रज्जुक है यह आपस में क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं। उसके इसी क्रिया को डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं। और जब पुनः इस विकृतीकरण को हम ठंडा करते हैं, पुनः जब हम इसको ठंडा करते हैं बच्चों, ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर पुनः यह जो आपके रज्जुक हैं जो अलग हुए हैं वह आपस में क्या होते हैं, पुनः जुड़ जाते हैं और उसके इसी क्रिया को हम पुनः स्वाभाविकरण कहते हैं। तो बच्चों यह डीएनए का विकृतीकरण या पुनः स्वाभाविकरण भी पुनर्योगज डीएनए के सफलता का पहला कारण माना जाता है। अर्थात हम आवश्यकता अनुसार जो है डीएनए का विकृतीकरण कर सकते हैं, अर्थात उनके रज्जुकों को अलग कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उनके रज्जुकों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इस कारण ही पुनर्योगज डीएनए की सफलता का यह पहला कारण माना जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। देखिए बच्चों, डीएनए का विकृतीकरण या पुनः स्वाभाविकरण क्या है? मैंने आपको बताया कि जब डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, जो डीएनए के रज्जुक हैं वह अलग अलग हो जाते हैं। डीएनए के रज्जुक क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। रज्जुकों के अलग होने की इसी प्रक्रिया को डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं। और पुनः जो विकृतीकरण है उस डीएनए को पुनः यदि हम ठंडा करें तो ठंडा करने पर जो दोनों रज्जुक है पुनः आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात इसी प्रक्रिया को हम पुनः स्वाभाविकरण कहते हैं। अर्थात आवश्यकता अनुसार हम डीएनए के रज्जुकों को क्या अलग कर सकते हैं और पुनः उनको जोड़ सकते हैं, अर्थात यह कारण भी डीएनए पुनर्योगज डीएनए की सफलता का एक कारण है। चलिए हम इसके दूसरे कारण को देखते हैं। इनका दूसरा कारण क्या है बच्चों? पुनर्योगज डीएनए की सफलता का यह दूसरा कारण है जिसको हम बोलते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम आणविक कैंची, इनको बच्चों हम आणविक कैंची या इसी को बच्चों हम लोग रासायनिक चाकू भी कहते हैं, या इसी को रासायनिक चाकू कहते हैं। आणविक कैंची या रासायनिक चाकू कहते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जिसको हम आणविक कैंची या रासायनिक चाकू कहते हैं, इसकी खोज सर्वप्रथम 1960 में आर्बर नामक वैज्ञानिक ने किया था। आर्बर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज की थी 1960 में आर्बर ने।
और पहला कौन सा जो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है? तो पहला जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है बच्चों, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण कैसे पड़ा, नाम कैसे पड़ा? तो बच्चों जो इसमें एंजाइम भाग लेता है, जो एंजाइम होता है उसका पहला अक्षर और जो आपका जीवाणु है, जो जीवाणु जिस जाति का है उसका जो है उस जीवाणु का शुरू के 2 अक्षर को लेकर जो है हम इसका नामकरण करते हैं। जैसे 1960 में जो है आर्बर ने इसकी खोज की और पहला प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन था, ठीक है, इसकी खोज किसने की? तो बच्चों इसकी खोज जो है 1970 में इसकी खोज की गई थी और एक एंजाइम था जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ध्यान रखिए बच्चों, एक एंजाइम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो एंजाइम है, इन्हीं एंजाइम पर 1970 में, ठीक है, पहला आपका प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की गई। और किसने खोज की थी? तो इसकी खोज जो है किया था नेथन्स तथा स्मिथ, यह 2 वैज्ञानिक थे और 1970 में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पर जो है इन्होंने पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण किया और उसका नाम था, जैसे हीमोफिलस, इसका इस हीमो का पहला अक्षर इन्होंने लिया H, ठीक है, और इस इन्फ्लुएंजा का 2 अक्षर इन्होंने लिया IN और हिंद थर्ड। तो बच्चों यह प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा कि पहला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन है? तो पहला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंद थर्ड है और हिंद थर्ड का नामकरण किसने किया? तो 1970 में नेथन्स और स्मिथ ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एंजाइम के आधार पर इन्होंने हिंद थर्ड नाम दिया इसका, अर्थात यह प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज 1960 में आर्बर ने किया और पहला प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो खोजा गया वह 1970 में नेथन्स तथा स्मिथ ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के आधार पर हिंद थर्ड जो है इनको खोजा। इस तरह से अनेक जो है प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होता है, जिसे इको R1 होता है, हिंद थर्ड होता है, हिंद सेकेंड होता है, अनेक जो है आपके प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ठीक है बच्चों। तो यह तो प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का कुछ जो है इतिहास रहा कि इनकी खोज जो है किसने किया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, किस तरह से यह जो है डीएनए के खंडों को किस तरह से काटता है, इसके विषय में हम देखते हैं। तो चलिए बच्चों हम एक उदाहरण लेते हैं, इको R1 का हम एक उदाहरण लेते हैं। इको R1 क्या करता है कि इको R1 का हम एक उदाहरण ले लें, मान लीजिए यह इको R1 है, G C T G A T C। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं C T A G। अब आपको पता है बच्चों कि यहाँ G है, तो G के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ G के साथ C जुड़ता है, G के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ C जुड़ेगा, C
टी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी जुड़ेगा और टी के साथ ट्रिपल बॉन्ड, टी के साथ आपका ए जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ। यह आप पढ़ चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनका ये क्रम होता है। यह आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, यह भी यह डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, यह डबल बॉन्ड, यह डबल बॉन्ड, यह ट्रिपल बॉन्ड के साथ इस तरह से जुड़ा होता है। यह इको R1 है, इको R1 है बच्चों। और इको R1 क्या करता है कि एक विशिष्ट स्थान पर जो डीएनए के अणु हैं उनको काटता है, ठीक है। और पहले पहचानता है, क्या पहचानता है? वह पहचानता है कि GAATTC है कि नहीं। यह इको R1 जो है डीएनए के जो अणु हैं उनको पहचानता है कि यदि GAATTC है तो वह पहचान लेगा कि ये है। फिर इन्हीं को वह क्या करता है, एक विशेष स्थान पर काटता है, ठीक है। तो एक विशेष स्थान होता है बच्चों, तो उस विशेष स्थान को हम लोग बोलते हैं, जो विशेष स्थान पर यह काटता है उस विशेष स्थान को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। यह एक शब्द है बच्चों, ध्यान रखिए। यह पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है? अर्थात यह जो आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है, यह डीएनए के अणुओं को एक विशेष स्थान पर काटता है, ठीक है। वह उस विशेष स्थान को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। यह क्या होता है? यह जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है बच्चों, यह एक ऐसा शब्द है कि यदि उसको दाएं से पढ़ा जाए, यदि बाएं से पढ़ा जाए तो दोनों तरफ से उसका जो है वह एक ही चीज जो है पढ़ा जाएगा। जैसे मलयालम, ठीक है बच्चों। देखिए यह मलयालम है, मलयालम को इधर से पढ़ेंगे तब भी मलयालम होगा और इधर से पढ़ेंगे तो भी मलयालम ही पढ़ा जाएगा। तो आपका पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है बच्चों? तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस वही है कि जिसको चाहे जो है राइट से पढ़े, चाहे लेफ्ट से पढ़े, चाहे दाएं से पढ़े, चाहे बाएं से पढ़े, इसको मलयालम ही पढ़ा जाएगा। जैसे नयन को चाहे आप इधर से पढ़े तब भी नयन पढ़ा जाएगा, चाहे इधर से पढ़े तब भी नयन पढ़ा जाएगा। तो ऐसे स्थानों को ही हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। तो प्रतिबंधक एंजाइम कहाँ पर काटता है? एक विशेष स्थान पर। किस स्थान पर? पैलिंड्रोम सीक्वेंस। उस विशेष स्थान को कहा जाता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है बच्चों? तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस वह सीक्वेंस होता है कि जिसे आप दाएं से पढ़ेंगे तो भी वही पढ़ा जाएगा, बाएं से पढ़ेंगे तो भी वह वही पढ़ा जाएगा। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे मलयालम या नयन, दोनों क्या है, चाहे इधर से पढ़े तब भी मलयालम पढ़ा जाएगा और इधर से पढ़े तब भी नयन ही पढ़ा जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। जो डीएनए के खंडों में यह पैलिंड्रोम जो है सिंड्रोम जो है स्थित होता है, उन्हीं स्थानों को यह पहचानता है, पहचान कर उनको वहां से कट करता है, उनको काटता है। तो चलिए बच्चों देखें कैसे यह जो है काटता है। तो यह हमने आपको एक उदाहरण दे दिया, हमने आपको यह एक उदाहरण है इको R1 जो है एक आपका एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है, ठीक है। यह क्या करता है? पहले पहचानता है GAATTC को, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी जो है हम इसको जो है चाहे सीधे पढ़े चाहे उल्टे पढ़े दोनों एक ही होगा। ये देखिए अगर हम इसको यहाँ पर लिख दें GAATTC या यहाँ देखिए GAATTC, यह 5' स्टैंड से 3' स्टैंड और यह 3' स्टैंड से 5' स्टैंड। देखिए इसको चाहे इधर से पढ़े GAATTC, चाहे आप इधर से जो पढ़ेंगे यह 5' स्टैंड है, ये इधर भी पढ़ेंगे तो GAATTC।
तो 5 डैश स्टैंड से अगर पढ़ रहे हैं तब भी GAATTCRR, और यदि हम इस 5 अगर हम इधर से पढ़ रहे हैं तो भी हमें GAATTC ही आ रहा है। चाहे आप जो है बाएं से पढ़े चाहे दाएं से पढ़े, एक ही चीज पढ़ा जाएगा, चाहे वह 5 डैश स्टैंड से सी स्टैंड की ओर पढ़े, चाहे जो है इस स्टैंड से इस स्टैंड की आप पढ़े, जो है दोनों तरफ से एक ही पढ़ा जाएगा। यही है आपका क्या पैलिंड्रोम सीक्वेंस, जो इस डीएनए के खंडों पर उपस्थित होते हैं। तो ये क्या करता है, आता है। और ध्यान रखिएगा जो इको R1 है बच्चों, यह इको R1 इसको जो है जी पहले तो यह पहचानता है, पहले तो पहचान करता है कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहाँ है, तो यह है GAATTC। फिर उसको जो है G और A के बीच में कट करता है बच्चों, यह G और A के बीच में कट करता है। अब यहाँ भी देखिए G और A है, तो इस तरह से G और A के बीच में यह कट करता है। तो यह जो आपका इको R1 जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वह एक विशेष स्थान की पहचान करता है, जिनको हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। और जैसे इको R1 है, तो इको R1 जो है यह G और A के बीच में कट करता है। तो पहले यह अपने सीक्वेंस को खोजता है, खोजने के बाद यह G और A के बीच में कट करता है। कहने का मतलब यदि हम इसको इस तरह से इसका चित्र बनाएं, तो इसका चित्र इस तरह से जो है यहाँ पर बनेगा, इस तरह से बच्चों इसका चित्र बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम इसका चित्र बनाएं इस तरह से, तो इसका चित्र इस तरह से यहाँ पर इस तरह से बनेगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से इनका चित्र यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए यह जो यहाँ पर G है, ठीक है बच्चों, तो यह G यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है CTTAA, तो यहाँ पर आ जाएगा CTTAA। अब यहाँ पर देखिए यह ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले में देखेंगे तो ये क्या AATTC यहाँ पर आ जाएगा AATTC, और यहाँ पर यह G वाला आ जाएगा। तो इस तरह से जो है बच्चों क्या करता है, इस तरह से यह जो है इको R1 जो है, इको R1 जो आपका एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इस तरह से डीएनए के अणुओं को कट करता है। तो इसका भी बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो इस तरह से क्या करता है कि जो यह प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, यह इस तरह से इनको कट करता है, और यह भी प्रतिबंधन, यह भी पुनर्योगी डीएनए में सफलता का एक कारण है। यदि यह जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम न होता, अर्थात आणविक कैंची या रासायनिक चाकू यह न होता, और इनको जो है नहीं काट पाता, तो जो है पुनर्योगी डीएनए में सफलता जो है हमें इतनी अच्छे चीज में जो है सफलता नहीं मिल पाती। अर्थात प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है के कारण ही हमें जो है पुनर्योगी डीएनए में सफलता मिलती है। तो यह इसका दूसरा कारण रहा बच्चों। अब हम इसका तीसरा कारण देख लें। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम आणविक कैंची या रासायनिक चाकू कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1960 में आर्बन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंदखंड है, जिसकी खोज 1970 में मेथांस और स्मिथ ने की थी, ठीक बच्चों। और यह जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, डीएनए को एक विशेष स्थान पर कट करता है। उस विशेष स्थान को पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। पैलिंड्रोम सीक्वेंस वह सीक्वेंस होता है जो बाएं से पढ़ें या दाएं से पढ़ें, दोनों एक ही शब्द पढ़ा जाता है, जैसे मलयालम या नयन। और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडो यह डीएनए के अंदर के भागों को कट करता है, और जो एक्सो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वह डीएनए के सिरों में कट करता है। यह इको R1 का एक उदाहरण है। इको R1 या GAATTC की पहचान करता है, ठीक है, और इनको G और A के बीच में कट करता है। तो इस तरह से प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पुनर्योगी डीएनए की सफलता का एक कारण है। यह जीन संबंधन क्या है बच्चों?
तो जीन संबंधन में हमने अभी आपको बताया कि एक मानव सेल होता है। जीन संबंधन में क्या होता है, एक मानव सेल होता है, ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल जो होता है, ह्यूमन सेल से हमने एक जो है डीएनए के खंड को अलग कर दिया। इस तरह से डीएनए के खंड को अलग कर दिए, डीएनए के खंड को इस तरह से हमने अलग कर दिया। और एक आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का जो सेल है, इससे मैंने जो है डीएनए के खंड को इस तरह से अलग कर दिया, डीएनए के खंड को इस तरह से अलग कर दिया। अब हम इन दोनों को लाइगेज एंजाइम की सहायता से इनको हम क्या करते हैं, इनको हम जोड़ देते हैं। इस तरह से इनको इस तरह से हम जोड़ देते हैं। यह इस तरह से बच्चों हम इसको जोड़ देते हैं। अब पुनः इसको जो है हम एक दूसरे बैक्टीरिया में हम इसका प्रवेश कराते हैं। इस तरह से इनका हम प्रवेश कराते हैं और यहाँ पर अनेक जो है इनकी प्रतिलिपियां बन जाती हैं। इस तरह से इनकी अनेक प्रतिलिपियां बन जाती हैं। इस तरह से बच्चों अनेक प्रतिलिपियां इस तरह से जो है बन जाती हैं, ठीक है। और इसी को हम जीन संबंधन कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बच्चों जीन संबंधन या इसी को जीन क्लोनिंग हम लोग कहते हैं। तो किस तरह से जो है हम दो डीएनए खंडों को जोड़कर एक नया डीएनए खंड प्राप्त करते हैं, जिसे हम पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। फिर इसको हम एक नए बैक्टीरिया में प्रवेश कराते हैं और यहाँ पर जो है अनेक इसकी प्रतिलिपियां, अनेक जो है क्लोन तैयार हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं कि इनको अलग करके, क्योंकि इसमें देखिए आपका जो है यह जो हमारा टारगेट डीएनए है, अर्थात हमारा जो वांछित डीएनए है, यह वांछित डीएनए है और यह बैक्टीरिया का डीएनए है। तो क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं और पुनः इसका हम जो है शुद्धिकरण करके इसको मार्केट में हम सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पुनर्योगज डीएनए की सफलता में 3 कारण ऐसे हैं जो डीएनए को सफल बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने पुनर्योगज डीएनए की सफलता के कारण के विषय में जो है विस्तार से अध्ययन किया और आगे जो है हम भाग 4 में इसके अगले टॉपिक के विषय में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों यदि बच्चों ये सब आपको जो अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो बच्चों इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।